दोस्तों आइए अभी अंतिम सत्र में अ, संसद के दोनों सदनों ने वन संवर्धन अधिनियम पारित किया है और इस वन संवर्धन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि 1950 से 1980 के बीच में जो वनों की संख्या कम हुई है वो लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर थी और 1980 से लेकर 2020 के तक में जो वनों की संख्या कम हुई है वो लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर है। इस तुलना से समझा जा सकता है कि 1980 से लेकर 2020 के बीच में वनों की संख्या लगभग 1/3 कम हुई 1950 से 1980 के सापेक्ष, क्योंकि 1980 के फॉरेस्ट एक्ट में जो परिभाषा दी गई थी उसके अनुसार झाड़ियाँ और मैंग्रोव लैंड और जो प्लांटेशन किए गए हैं चाहे वो सार्वजनिक भूमि पर हों या व्यक्तिगत भूमि पर हों उनको भी वनों में रखा गया था। लेकिन इस नई परिभाषा में अब झाड़ियों, मैंग्रोव लैंड और जो वन 1927 या 1980 के एक्ट में नहीं दर्ज हैं उनको वन नहीं माना जाएगा। और इसी के साथ इसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं जिसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन लेने की आवश्यकता स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं होगी। और इसमें गोंडा बर्मन केस में 1996 में ये ले डाउन किया गया था और कि उसमें वनों में सफारी नहीं चलेगी, वनों में जू नहीं रहेगा, लेकिन इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जो मुख्य एग्जम्पशंस उसमें जो छूट दी गई है जिसमें अब किसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहेगी वो इस प्रकार है। नंबर 1 कि अगर किसी आबादी क्षेत्र को और रेलवे लाइन के बगल में जो भी एरिया है या रोड के बगल में अगर एरिया 1.1 हेक्टेयर है तो उसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से उसको डेवलप कर सकती है और उसको वन की कैटेगरी से हटा सकती है। और दूसरा ये है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, अर्धसैनिक बलों को अगर कहीं कैंप बनाना है और उसमें कहीं जंगल आ रहे हैं और वो लगभग 5 हेक्टेयर तक के जो वन है उसको उसमें ये किया जा सकता है बिना किसी केंद्रीय सरकार की अनुमति से। और इसके अलावा अगर जो अधोसंरचना के लिए अगर आवश्यक है डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए, तो 10 हेक्टेयर तक के जो वन हैं उनको बिना अनुमति के राज्य सरकार कर सकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो LAC या LOC के लगभग 100 किलोमीटर तक की जो सीमा है उसमें कभी भी केंद्रीय सरकार उसको वनों को काट सकती है और हटा सकती है। और इस प्रकार से अब वही वन माने जाएंगे जो कि 1927 के वन अधिनियम में वर्णित होंगे या फिर 1980 के वन अधिनियम में उल्लिखित होंगे। उसके अलावा जो भी वन है उन्हें वन नहीं माना जाएगा। अब ये देखा जाए तो इस प्रकार से वनों की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम होगी और वनों की कटाई भी बढ़ेगी और ख़ास तौर से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं और जो कि वन्य जीवों से भी संबंधित हैं उसमें तेज़ी से कटाई का काम शुरू होगा। तो इस प्रकार से इसमें ये आशंका व्यक्त की गई है कि विपक्षी दलों ने भी आशंका व्यक्त की है कि इसका दुष्परिणाम हमारी जलवायु पर पड़ सकता है। तो मुख्य रूप से अब जब मैंग्रोव या झाड़ियाँ और जो इस प्रकार के अन्य जो जंगल हैं जो व्यक्तिगत या सार्वजनिक ज़मीनों पर किए गए हैं उन्हें भी अब वन का दर्जा नहीं मिलेगा और इसमें वन में अब सफारी और जू भी सरकार कोई अनुमति
देने की आवश्यकता नहीं होगी और इसमें सब कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से गोंडा बर्मन केस में जो 1996 में दिया गया था उसमें ये सब वर्जित किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इस अधिनियम में ये सब पारित कर दिया गया है। तो अब देखना है कि सरकार कैसे कार्बन सिंकिंग को रोकती है। हालांकि इसके उद्देश्य में कहा गया है कि लगभग 3 अरब टन कार्बन को 2030 तक हम रोकेंगे और इसके लिए हम वनों को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये वन आगे जलवायु परिवर्तन पर काफ़ी प्रभाव डालने वाला है और ये अधिनियम इसे देखना होगा कि ये किस प्रकार से हमारे विकास और जलवायु परिवर्तन को संतुलित करता है। थैंक यू।